हेलो स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं विच इज़ कंटिन्यू इन लास्ट लेक्चर। जैसा हमने लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि प्रोसेस क्या होती है, वो कौन कौन सी स्टेज फॉलो करती है। अब उसके बाद प्रोसेस को अगर सिस्टम के अंदर आपको परफॉर्म करना है तो उसको कुछ शेड्यूल फॉलो करना पड़ता है विच इज़ नोन एज द प्रोसेस या सीपीयू शेड्यूलिंग। उसके बाद हमने देखा था कि वहाँ पर सीपीयू शेड्यूलिंग जो आपकी दो टाइप की होती है, प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव। प्रीएम्प्टिव में आप फोर्सफुली सीपीयू से कोई प्रोसेस छीनते हो इंटरप्शन या वेटिंग की वजह से, और नॉन प्रीएम्प्टिव में सीपीयू अपना एक नॉर्मल रूटीन फॉलो करती है कि पहले वो क्रिएट होगी, न्यू स्टेट में जाएगी, वहाँ से वो रैम के पास वेट करेगी, जैसे ही उसका सीपीयू के पास चांस आएगा वो अपने आप को फिनिश करके अपना काम फिनिश करके अपने आप को टर्मिनेट कर लेगी। फिर हमने लास्ट वो देखा था कि आपके जो नॉन प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम है वो आपके एफसीएफएस, एसजेएफ, प्रायोरिटी और मल्टी लेवल क्यू होते हैं। इसी टाइप से जो प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम होते हैं वो आपके राउंड रॉबिन, एसआरटीएफ, प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी और आपके मल्टी लेवल फीडबैक की होती है। हमने लास्ट क्लास में फर्स्ट एल्गोरिथम जो कि एफसीएफएस है उसको डिस्कस भी किया था, उसमें एक क्वेश्चन के थ्रू हमने उसको सॉल्व किया था। अब हम कंटिन्यू करते हैं सेम न्यूमेरिकल्स के साथ कि कैसे आपकी जो है बाकी एल्गोरिथम जो है वो काम करते हैं। तो हम वही एग्जांपल लेके चल रहे हैं जिसमें आपको चार प्रोसेस दी हुई है, P1 से लेकर P1 से लेकर P4 तक। सीपीयू बस टाइम दिया हुआ है, उनका अराइवल टाइम और प्रायोरिटी दी हुई है। अब हम इसमें अप्लाई करते हैं शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट एल्गोरिथम। शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट इसका नेम मेंशन है कि आपको जो है वो प्रोसेस को सीपीयू के पास भेजना है जिसका कि जो जॉब है, जॉब टाइम मतलब सीपीयू बस टाइम जो है जिसका सबसे कम होगा। सबसे पहले आप उस प्रोसेस को सीपीयू के पास सेंड करते हो। तो आपको क्वेश्चन में जो वैल्यूज़ दी हुई है वो जो वैल्यू दी हुई है उस टाइप से दी हुई है। सबसे कम जो रिक्वायरमेंट है वो सीपीयू बस टाइम किसका है, P4 का, उससे ज़्यादा P2 का, फिर P3 और देन P1 का है। उसके बाद इनका अराइवल टाइम भी आपको दिया हुआ है। तो हम जैसे लास्ट केस में जैसे कि आपको दो कंडीशन रहती है, आपको अराइवल टाइम इंक्लूड करना है या फिर नहीं करना है। अगर अराइवल टाइम गिवन है तो आप इंक्लूड करोगे, लेकिन हम यहाँ पर दोनों सिचुएशन लेकर चलेंगे कि अगर आपको अराइवल टाइम इंक्लूड करना है या फिर नहीं करना है। तो इसके हिसाब से हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो कंडीशन वन हम लेके चलते हैं कि अगर आप अराइवल टाइम इंक्लूड नहीं करते हो तो सिंपल सी बात है कि आपकी सारी प्रोसेस जो है वो रेडी क्यू में सेम टाइम पर इंटर हुई थी। तो अगर उसके हिसाब से देखा जाए तो P4 जो है उसकी रिक्वायरमेंट सबसे कम थी, तो सबसे पहले आप उसको एग्जीक्यूट करोगे। जैसे आपने ग्रीन चार्ट में हम प्रेजेंट कर रहे हैं कि सबसे पहले 0 पे कौन सी इंटर हुई, P4। उसकी रिक्वायरमेंट दो टाइम थी, उसको दो टाइम दिए और उसने अपने आप को टर्मिनेट कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट जो रिक्वायरमेंट थी वो P2 की थी, वो जो कि 4 थी। तो उसके हिसाब से 2+4 आपके कितने 6 टाइम पे वो प्रोसेस जो P2 है वो टर्मिनेट हो जाएगी। देन P3 की रिक्वायरमेंट 6 थी, तो वो 12 तक अपने आप को सर्वाइव कराएगी, फिर 12 पर ही अपने आप को टर्मिनेट कर लेगी। इन द लास्ट वन है जिसकी रिक्वायरमेंट P1 की 8 थी, तो 8 टाइम उसने कंज्यूम करा और 20 पर ये आपकी टर्मिनेट हो गई। तो इस टाइप से अगर हम अराइवल टाइम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं मतलब आपकी सारी प्रोसेस जो है वो 0 पर इंटर, इस कंडीशन में क्या होगा, जिस आप सिंपल सी बात है प्रोसेस को शॉर्टेज कर लोगे उनके टाइम सीपीयू बस टाइम के हिसाब से, और उसको सीपीयू के अंदर आप इंसर्ट सीपीयू के पास अलोकेट करते होते हैं। जैसे जैसे प्रोसेस फिनिश होती जाएगी आप उसको जो है वहाँ सिस्टम से बाहर निकलती जाएगी। अब इसका हम वो टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट करते हैं, तो फार्मूला आपका सेम रहेगा। टर्न अराउंड टाइम का फार्मूला जो था हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि टर्मिनेशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। टर्मिनेशन टाइम P1 का जैसे देखें तो कितना हो रहा है, 20 हो रहा है। अराइवल टाइम इसका हमने मान के चले कितना, अराइवल टाइम अगर कंसीडर नहीं कर रहे हैं मतलब वो 0 पे अराइवल, तो जी आपका 0 हो जाएगा। तो 20 माइनस 0 0 मीन्स 20। P2 का 6 माइनस 0, P3 12 माइनस 0 और P4 जो है वो सबसे पहले टर्मिनेट होती है उसका 2 माइनस 0। इस हिसाब से हमने इसका एवरेज निकाला, तो एवरेज आपका निकला 40 डिवाइड बाई 4 इसका समेशन करने के बाद। सेम हमने वेटिंग टाइम निकाला, इसका फार्मूला जो था वो था आपका टर्न अराउंड टाइम माइनस सीपीयू बस टाइम। तो इसके हिसाब से हमने कैलकुलेट किया, तो 20 माइनस 8, 6 माइनस 4, 12 माइनस 6 और 2 माइनस 2। तो इसके हिसाब से आपका एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकला कितना, 20/4 निकला। हमने जैसे लास्ट क्लास में डिस्कस किया था एफसीएफएस, तो उसका निकला था 58/4 निकला था आपका एवरेज टर्न अराउंड टाइम। तो यहाँ पर जो हम शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट जो है एक गारंटी आपको जो अप्रोक्स ये प्रोबेबिलिटी देता है कि आपका जो टोटल या एवरेज वेटिंग टाइम होगा या टर्न अराउंड टाइम होगा वो कम होगा एज़ कम्पेयर टू अदर एल्गोरिथम के हिसाब से। तो यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया। अब हम कंडीशन 2 लेके चलते हैं कि जब आपको अराइवल टाइम इंक्लूड करना है तो क्वेश्चन में आपको अराइवल टाइम दिया हुआ है, P1 आपकी 0 पर इंटर हुई है क्यू में, P2 1.5 पर, P3 2.5 और P4 जो है वो 4.5 पर इंटर हुई है। तो आपका इसके हिसाब से क्यू में इंटर होगी। अब हम स्टार्ट करते हैं इसको। अगर
एसजेएफ को अगर आप अराइवल टाइम के साथ सॉल्व करोगे तो उस केस में क्या क्या सिचुएशन बनेगी। तो आप देखो क्यू में क्या डिफरेंस आएगा। हम क्यू देख रहे हैं तो टाइम 0 पर आपके पास केवल एक प्रोसेस है और वो कौन सी है आपकी P0 है। तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट से P0 को सिस्टम देना पड़ेगा। अब हम नॉन प्रीएम्प्टिव केस में वर्क कर रहे हैं, इसका मतलब होता है कि आप जो है प्रोसेस का जब तक अपने आप को फिनिश नहीं कर लेती आप CPU से जो है उसको नहीं छीन सकते। इस केस में P0 की जो रिक्वायरमेंट है, जो P1 की जो रिक्वायरमेंट है वो आपकी कितनी है, 8 रिक्वायरमेंट है। मीन्स आप उसको 8 टाइम पूरा आपको देना पड़ेगा। अब हुआ ये कि जैसे ही टाइम 8 फिनिश हुआ तो उस समय अराइवल टाइम के हिसाब से आपकी प्रोसेस P2, P3 और P4 तीनों एंटर हो चुकी थी, क्योंकि P2 1.5 पे, P3 2.5 और P4 जो है 4.5 पे। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो अब हमारे पास P1 तो आपकी एग्जीक्यूट हो चुकी है, लेकिन बच्ची जो प्रोसेस है P2, P3 और P4, आप इनको आपस में कंपेयर करो कि जिसका CPU बस टाइम सबसे कम होगा। तो यहाँ पर P4 का सबसे कम है, तो इसके हिसाब से आपका P1 के बाद जो है वो P4 आपकी एग्जीक्यूट होगी। तो P4 एग्जीक्यूट होगी तो P4 की रिक्वायरमेंट कितनी 2 थी, तो P0 के बाद P1 के बाद आपका P4, देन P2 आपकी, और उसके बाद फिर P3 जो है टर्मिनेट हो जाएगी। तो इस हिसाब से आपने दोनों में डिफरेंस क्या देखा कि अगर हम अराइवल टाइम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं तो सिंपल सी बात है, आपको प्रोसेस को उसके CPU बस टाइम के हिसाब से आपको शॉर्टेड करना है, और अगर आप इंक्लूड करते हो तो आपको अराइवल टाइम लेके चलना है। क्या अगर जीरो एक टाइम पे अगर कोई प्रोसेस नहीं है तो भले ही उसका CPU बस टाइम ज़्यादा हो, आपको उसको सिस्टम के अंदर इंटर करना पड़ेगा, उस समय आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं होता है। तो इस केस में यहाँ पर इनका टर्न अराउंड टाइम निकालते हैं तो वो आपका निकलता है सेम मेथड से 43.5/4 एवरेज निकलता है, और टर्न वेटिंग टाइम निकलता है आपका 23/5.5/4। तो ये आपका एच था। जब जनरली हमने देखा है तो कंपेरिजन FCFS से इसका जो वेटिंग टाइम और टर्न अराउंड टाइम है वो आपका कम आया है। अब हम नेक्स्ट एल्गोरिथम डिस्कस करते हैं विच इज़ प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। तो आपको क्वेश्चन में जो है प्रोसेस के साथ उसका CPU बस टाइम अराइवल टाइम दिया हुआ है, लेकिन साथ में लास्ट कॉलम जो है वो आपको प्रायोरिटी दिया हुआ है। प्रायोरिटी मतलब हमने पहले भी डिस्कस किया था, प्रायोरिटी का मतलब होता है कि उसका सिस्टम में कितनी इम्पोर्टेंस है। तो यहाँ पर जनरली जो नंबरिंग दी रहती है वो सिस्टम में उस डिवाइस की या उस प्रोसेस की इंपॉर्टेंस के हिसाब से रहती है। तो यहाँ पर जो लोअर द नंबर और हायर द प्रायोरिटी का यहाँ पर रूल फॉलो होता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपके पास जो वैल्यू दी हुई है वो 3 to 1 4 दी हुई है, मतलब P3 की वैल्यू 1 है, मतलब उसकी प्रायोरिटी या उसकी इंपॉर्टेंस सिस्टम में सबसे ज़्यादा, सबसे पहले मतलब अगर प्रायोरिटी के हिसाब से देखें तो सबसे पहले उसको एग्जीक्यूट होना चाहिए, उसके बाद फिर P2, फिर P1 और देन लास्ट में आपकी P4 जाएगी। तो यहाँ पर भी हम दोनों सिचुएशन लेके चलेंगे कि पहले आपको अराइवल टाइम इंक्लूड नहीं करना है, मतलब सारी प्रोसेस सेम टाइम पे सिस्टम में एंटर हुई, और दूसरी मतलब जब आपको अराइवल टाइम इंक्लूड करना है तब क्या सिचुएशन बनेगी। तो अगर हम अराइवल टाइम इंक्लूड नहीं करते हैं तो उसके केस में सारी प्रोसेस 0 पर एंटर हुई, तो इसके हिसाब से हमने क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपकी जो प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा किसकी है, प्रोसेस P3 की। तो सबसे पहले आपको उसको CPU देना पड़ेगा। तो 0 पर इसको एंटर कराओगे आप P3 को, उसकी रिक्वायरमेंट कितनी है 6 CPU बस टाइम रिक्वायरमेंट है, तो वो 6 टाइम पूरा कंज्यूम करेगी, फिर अपने आपको फिनिश कर लेगी। उसके बाद नेक्स्ट प्रायोरिटी जो है वो किसकी है, P2 की। P2 की रिक्वायरमेंट 4 थी, फिर 4 कंज्यूम किया और उसने आपको फिनिश कर लिया। देन P1, उसकी रिक्वायरमेंट है 8 की, 8 कंज्यूम करे फिनिश कर लिया। देन आपकी P4 आई, तो हमने उसको इस टाइप से P4 जो है सबसे लास्ट प्रायोरिटी के, जो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी उसकी थी, मतलब सबसे ज़्यादा नंबर उसका था, तो प्रायोरिटी सबसे कम थी, उसके हिसाब से सबसे लास्ट में वो आपकी फिनिश हुई। तो यहाँ पर वही सेम चीज़ फार्मूला से आपका टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट करते हैं। तो आपका निकलता है एवरेज टर्न टाइम का 54/4, और वेटिंग टाइम आपका निकलता है सेम फार्मूले से विच इज़ 34/4 निकलता है। अब अगर हम अराइवल टाइम इंक्लूड करते हैं तो उस कंडीशन में आपको क्वेश्चन में अराइवल टाइम दिया हुआ है P1 जो है वो आपकी 0 पर, P2 आपकी 1.5 पर, P3 2.5 और P4 जो है वो 4.5 पे हुई है। अब अगर हम यहाँ पर इसके हिसाब से चलते हैं, अराइवल टाइम इंक्लूड करते हैं, मतलब आपका इस टाइम पर प्रोसेस जो सिस्टम में एंटर हो चुकी है, तो 0 पे आपकी केवल कौन सी प्रोसेस है, P1 है, तो आपको उसको CPU देना पड़ेगा। तो उसकी रिक्वायरमेंट कितनी थी, 8 थी, तो वो 8 पूरा टाइम अपना कंज्यूम करेगी। अब आपके पास रिमेनिंग प्रोसेस बचती है, तो उसके हिसाब से क्वेश्चन में देखें, क्वेश्चन में अराइवल टाइम दिया हुआ है वही चीज़, P2 का 1.5, P3 और P4, तो मतलब 4.5 जो है ये टाइम तो हम क्रॉस कर चुके हैं कि आपका 8 टाइम किसने कंज्यूम कर लिया है, P1 अकेले ने। तो
उसके हिसाब से देखो तो आपके पास रिमेनिंग 3 प्रोसेस बची हुई है, P2, P3 और P4। तो अब आपके पास यहाँ पर 3 प्रोसेस बची, तो हम यहाँ पर डिसाइड करेंगे कि जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होगी वो आपका इसके बाद CPU यूज़ कर लेगी। तो यहाँ पर हम वही देख रहे हैं गेन चार्ट में कि P1 तो अपना जो है नॉर्मल अराइवल के हिसाब से आ गई थी, लेकिन रिमेनिंग प्रोसेस जो है वो उस टाइम में इंटर हो चुकी है। तो उसके बाद P3 की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा थी, तो 8 के बाद हमने P1 क्या किसको दे दिया, P3 को 6 टाइम कंज्यूम किया आपने, और वो अपने आप को फिनिश कर लिया। उसके बाद फिर P2 की प्रायोरिटी ज़्यादा थी, और सबसे लास्ट जो प्रायोरिटी थी किसकी थी, P4 की। तो उस हिसाब से हमने यहाँ पे उसको अलोकेट करवा दिया। सेम हम फार्मूले से टर्न अराउंड टाइम निकालेंगे तो आपका कितना निकलता है, 51.5/4, और यहाँ पर आपका निकलता है 31.5/4। तो वेटिंग टाइम का निकलता है 31.5/4। तो इस हिसाब से हम यहाँ पर प्रायोरिटी के हिसाब से इन प्रोसेस को अप्लाई करते हैं। अगर हम अराइवल टाइम इंक्लूड नहीं करेंगे तो जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा उसको नॉर्मल ऑर्डर में आप अप्लाई कर दो। अगर अराइवल टाइम इंक्लूड कर रहे हो तो आपको देखना पड़ेगा कि उस टाइम पे अगर कोई प्रोसेस आपके पास जो अराइव हो रही है आपको उसको भी वहाँ पर मैच करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर एक प्रॉब्लम आपकी आती है विच इज़ नोन एज द स्टारवेशन। स्टारवेशन का मतलब होता है कि ऐसा यहाँ पर कंडीशन बनती है कि जिस प्रोसेस की प्रायोरिटी कम है, मतलब उसकी इंपॉर्टेंस उतने सिस्टम में नहीं है, तो वो प्रोसेस जो है एक तरह से वेट करती जाती है। वो कितना वेट करना पड़ेगा, जब तक आपकी हायर प्रायोरिटी प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूट नहीं हो जाती। तो ये प्रॉब्लम कहलाती है स्टारवेशन। तो ये प्रॉब्लम आपकी यहाँ पर इंक्लूड होती है प्रायोरिटी शेड्यूलिंग के अंदर। तो स्टूडेंट्स, ये हमने आज हमने डिस्कस किया 2 शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, SJF और प्रायोरिटी। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे राउंड रॉबिन और रिमोनिंग एल्गोरिथम, वहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ओके, थैंक यू।